हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीटेड क्रिकेट जोन में। आप लोगों के लिए आज अगला टॉपिक लेके आए हैं मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ये मुस्लिम लीग हुआ, जो मुस्लिम लीग हुआ मुसलमान और हिंदू दोनों में जब विभाजन हो गया था, बंगाल का विभाजन हुआ था, तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। और ये मुस्लिम लीग की स्थापना होने के कारण स्वदेशी आंदोलन में भी स्वदेशी आंदोलन असफल हो गया था। अब आप जानेंगे कि ये आखिर ये 1906 में मुस्लिम लीग क्या क्या कारण था इसका होने का, स्थापना का कारण क्या था, इससे हुआ क्या था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, इस चीज़ को आज जानेंगे। तो बिना देरी के हुए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भेजें, जरूर सेंड करें। चलिए देखते हैं आगे की वीडियो। तो मुस्लिम लीग 1906 में स्थापना, इसकी स्थापना 1906 में किया गया। मुस्लिम लीग की गठन कब किया गया? 1906 में। और इसका स्थापना का कारण क्या था? सरकार द्वारा मुसलमानों के हित की रक्षा का प्रलोभन। हित की रक्षा का प्रलोभन हुआ क्या था? बंगाल जब विभाजन करने की बात हुआ था तो करजन जब शासनकाल में थे, लॉर्ड करजन, तो करजन ने क्या कहा था मुसलमानों को, अगर तुम लोग का प्रांत को अलग कर दिया जाए तो तुम लोगों के हित के लिए काम करेंगे। जो मुगल ने नहीं दिया उस चीज़ को हम देंगे, वो सुविधा हम देंगे। मतलब इस तरह का किया था, लेकिन वो चीज़ वो नहीं दिया था। मतलब वो लोभ दिया था लेकिन लोभ पूरा नहीं किया था। तो ये कारण से मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया। अब क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन दौरान करजन द्वारा मुसलमानों के हितों में भी बयान दिया था, वही जो मैंने कहा भी ना, वही बयान दिया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्लूमफील्ड द्वारा मुस्लिम में भी दिया गया बयान है। और ये क्या कहा था, याद है ना? इसने कहा था क्या कि हिंदू मुस्लिम दोनों अंग्रेजों की दो पत्नियां हैं और उसमें सबसे प्यारा कौन है? तो मुसलमान है। ये चीज़ कहा था। ये ब्लूमफील्ड फुलर जो पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी था, पूर्वी गवर्नर के पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ब्लूमफील्ड। तो आगे देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना का। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1906 में हुआ, 30 दिसंबर 1906 में हुआ। और इसमें क्या किया गया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसका स्थान चुना गया ढाका को, क्योंकि वो अधिकतम मुस्लिम वाले आबादी वाले क्षेत्र है, मुस्लिम आबादी वाले वो क्षेत्र रहा बंगाल के समय में। बंगाल जब विभाजन हुआ था तो इसलिए वहाँ क्या हुआ? मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में। संस्थापक कौन बना? आगा खां, और एक था मोहसिन मुल्क। कौन थे? आगा खां और मोहसिन मुल्क, यही संस्थापक थे। कौन? किसका? मुस्लिम लीग का। और इस पार्टी का संविधान बनाया गया। क्या? वकार उल मुल्क को, कौन? वकार उल मुल्क को और मोहसिन मुल्क को, दोनों नाम बहुत बड़ा मिलता जुलता है ना। हाँ, विसराय कौन था उस वक्त? लॉर्ड मिंटो। कौन था? लॉर्ड मिंटो। क्योंकि 1905 तक कौन था? 1905 तक करजन था और उसके बाद लॉर्ड मिंटो आया था। और यही मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार, इसका नाम हुआ लॉर्ड मार्ले मिंटो। अब मार्ले मिंटो सुधार जो दिया गया था बाद में। तो ये इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना, यह था पहला उद्देश्य। दूसरा क्या था? मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। तीसरा था कांग्रेस के प्रति मुसलमानों के में घृणा उत्पन्न करना। मुसलमानों क्या बताया? कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना, यह भी मुस्लिम लीग की काम था, उद्देश्य था। तो हुआ क्या कि इस दौरान 3 बार अधिवेशन हुआ। पहला 1906 में फर्स्ट अधिवेशन ढाका में किया गया, और ढाका में किया गया। दूसरा 7 में दूसरा अधिवेशन कराची में किया गया, और तीसरा अधिवेशन 1908 में अमृतसर में किया गया। तो 1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। आगा खां जो वहाँ संस्थापक भी था, संस्थापक। और ये अमृतसर को क्या किया? पृथक निर्वाचन की मांग जो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार द्वारा स्वीकृति मिली कि ये मार्ले मिंटो अब इसको सुधार करेगा। तो अब हुआ क्या कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की स्थापना के समय इसका विरोध किया था। देखिए, ये अली जिन्ना पहले विरोध किया था मुस्लिम लीग का, लेकिन बाद में वो भी ज्वाइनिंग किया, उसमें सदस्यता ग्रहण कर लिया। तो अली जिन्ना विरोध किया था। अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 और ये कब हुआ? 7 साल के बाद 1913 में इसने मुस्लिम लीग में शामिल हो गया अली जिन्ना। और 1916 में मुस्लिम लीग नरमपंथी गरमपंथी का संयुक्त बैठक हुआ। मुस्लिम लीग के साथ नरम दल का गरम दल का, यानी जो कांग्रेस का 2 भाग है, नरम दल और गरम दल, दोनों के साथ समझौता हुआ। कहां हुआ? तो लखनऊ में हुआ। और इसीलिए इसको जाना जाता है लखनऊ पैक्ट के नाम से। किसमें? जिसमें मुस्लिम लीग और नरम दल गरम दल के नेताओं के साथ
बैठक हुई, उस बैठक को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ? तो 1916 में। तो उससे पहले हम लोग इसको जानेंगे, मार्ले मिंटो सुधार को जानेंगे, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार इसमें आया था, सुधार करने के लिए 1909 में। तो ये क्या था कि भारत का सचिव था मार्ले और वायसराय थे मिंटो, दो आदमी थे। मार्ले कौन था? सचिव। और मिंटो कौन था? वायसराय। तो ये दोनों के द्वारा जो सुधार प्रक्रिया अपनाया गया, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। क्या कहा गया? मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले याद रहे सचिव था और मिंटो कौन था? तो वायसराय था। दोनों के इसमें हुआ था। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया। अब ये क्या हुआ? भारतीय परिषद अधिवेशन 1909 में भी हुआ। ये दोनों के बारे में इसमें जानेंगे। तो पहला है मार्ले मिंटो सुधार। पहली बार भारतीय सचिव और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारत में शामिल किया गया। और वो पहला सदस्य कौन बना? सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बनाया गया। इसको ये वायसराय के रूप में इसको सदस्य शामिल किया कौन? भारत का सदस्य को सत्येंद्र नाथ सिन्हा को। और भारत का सचिव बनाया गया कौन? शामिल किसको किया गया? के.सी. गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी को बनाया गया। तो ये सब हुआ। अब क्या हुआ कि ये सब को तो बना दिया मार्लो मिंटो में। अब मार्लो मिंटो में था कार्यकारिणी के नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ थे, सिन्हा थे। ये क्या कहलाते थे? कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। प्रथम भारतीय थे जो जिसको वायसराय के सदस्य में चुना गया था। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। अंग्रेजी को दोबारा देखिए, संपूर्ण ब्रिटिश काल में इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा सबसे ऊंचे पद में, पूरे ब्रिटिश काल में सबसे ऊंचे पद में रहने वाला व्यक्ति थे। अब हुआ क्या? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान रखा कौन? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। और इसमें मार्लो मिंटो 1909 पृथक निर्वाचन का स्वीकार करने से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा प्रारंभ माना जाता है कि द्विराष्ट्र मतलब दोनों को अलग कर दिया था, क्योंकि बंगाल अलग था और बंगाल को दो भागों में बांट दिया था, विभाजन हो गया था। तो इसलिए द्विराष्ट्र के बारे में द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा को प्रारंभ किया था। तो ये कहा पृथक निर्वाचन पर वायसराय मिंटो का बयान क्या क्या है? ये पृथक राज्य के बारे में जो कहा, पृथक निर्वाचन के बारे में, तो ये कहा कि इसका क्या क्या राय दिए, तो उसका राय को नीचे जानना है। देखिए, तो उसके राय, उसके द्वारा कहा गया क्या कि याद कर रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिनका फसल बहुत कड़वी होती होगी। ये मार्ले ने कहा, मिंटो ने कहा था ये बात, है ना? मिंटो ने कहा था कि अच्छा नहीं है पृथक निर्वाचन करेंगे, ये आपस में मतभेद पैदा करवाएगा। ये अंग्रेज होकर भी ये बात भारत के लिए कहा। सोचिए, कहा केंद्रीय विधान परिषद में क्या हुआ? संसद सदस्यों की संख्या में वृद्धि किया गया। केंद्र है ना, विधानसभा में सदस्यों की संख्या में वृद्धि किया गया। प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि किया गया, केंद्र में भी और प्रांत में भी, राज्य में भी। तो हुआ क्या कि केंद्रीय विधान मंडलों में चुनाव हेतु सदस्य और मतदाता की योग्यता रखा। क्या मतदाता रखा? कि वही व्यक्ति दे सकता है, क्या केवल पुरुष ही मतदाता होंगे। पहला क्या बताया मार्लो मिंटो में कि केवल पुरुष ही वोट दे सकता है, एक हो गया। दूसरा कहा कम से कम उसका 21 वर्ष आयु हो, वो दे सकता है। तीसरा क्या बताया कि जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, यानी पागल या दिवालिया निकालने वाला वो वाला नहीं होना चाहिए। तो ये चीज कहा गया। उसके बाद उसी का दौरान एक आया 1911 में दिल्ली दरबार लगा। ये तीसरा दिल्ली दरबार था। ये तीसरा दिल्ली दरबार था, 1911 में लगा। और ये बंगाल, इसी में बंगाल विभाजन रद्द की बात कहा गया था। देखिए, बंगाल विभाजन 1905 में ही हो गया, लेकिन यहां पे रद्द करने की बात कर रहा था। ये जो मतभेद हो रहा था, मतभेद के कारण, और ये करने वाला था कौन? ये महाराजा और महारानी दोनों मिलकर। महाराजा कौन थे? पंचम थे, जॉर्ज पंचम। और महारानी कौन थे? मेरी, महारानी मेरी थी। अरे भाई, मेरा नहीं, मतलब नाम मेरी थी। तो आयोजन क्या हुआ इसमें? आयोजन में वर्तमान दिल्ली के कोरोनेशनल पार्क में किया गया। एक कोरोनेशनल पार्क में आयोजन किया गया दिल्ली दरबार वाला, जो दिल्ली गेट बनाया गया है। उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन के महाराजा महारानी का स्वागत, राज्याभिषेक करने हेतु महाराजा और महारानी को भारत का सम्राट या सम्राज्ञी घोषित किया गया था। यह एक महोत्सव के जैसा होता था, जिसमें बहुत सारे धन खर्च किया जाता था। ये राज्याभिषेक में बहुत रुपए का खर्च किया जाता था। जब एक राजा को दूसरे राजा को पद दिया जाता था, एक राजा से दूसरे राजा को, या किसी जैसे शपथ दिलाया जाता है, तो शपथ दिलाने में एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और महोत्सव बहुत ही
पैसा खर्चा किया जाता था उसमें। तो हुआ क्या, आगे देखिए। तो ये दिल्ली दरबार को हम लोग पहले जान लेते। दिल्ली दरबार 3 बार लगा था। अब दिल्ली दरबार सबसे पहले लगा था 1877 में, 1903 में, और लास्ट तीसरा दिल्ली दरबार था क्या, 1911। तो पहली दिल्ली दरबार में वायसराय लॉर्ड लिटन थे और इसमें घोषणा क्या किए थे, सामग्री घोषित किया गया था महारानी विक्टोरिया, और इसमें उपाधि धारण किया था, केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था। तो केसरे हिंद की उपाधि जैसे महात्मा गांधी को दिया था, लेकिन इस वक्त नहीं, महात्मा गांधी को इससे पहले दिया गया था। महात्मा गांधी को यहां नहीं दिया था, मतलब ये उस वक्त ये लोग जारी करवाए थे। तब ये 1877 में केसरे हिंद का पद रखा, एक उपाधि रखा, जो महात्मा गांधी को भी मिला था। कहाँ, जो अफ्रीका में जो वो सहयोग किया था अंग्रेज बोहर युद्ध में, वो इसमें, तो उसमें अंग्रेज लोग महात्मा गांधी को दिए थे केसरे हिंद की उपाधि। अब ये क्या हुआ कि ये विक्टोरिया तभी लाए थे केसरे हिंद की उपाधि को, और ये दरबार का विरोध हुआ इसमें। कारण क्या था कि 1876 से 78 में बंगाल अकाल आया था। बंगाल में अकाल आया था, इसलिए इसका विरोध किया गया था, पैसा ज्यादा खर्चा किया गया। निर्णय क्या था, कोई विशेष निर्णय नहीं मिला इसमें। लेकिन हुआ क्या, दूसरा बार जो दरबार लगा, इसमें वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। 1905 तक रहे कर्जन, तो ये आ गया था, कर्जन थे तभी वायसराय 1903 में, और 1903 में दूसरा दरबार लगाया गया। सम्राट घोषित किया गया, सम्राट एडवर्डन और महारानी एलेक्जेंडा को सम्राट घोषित किया। सम्राट स्वयं ना आकर अपने भाई ड्यूक ऑफ कनॉट को भेजा। देखो, ये सम्राट नहीं आया इसमें तो कोई बातें नहीं हुआ बात सम्राट की, लेकिन इसमें आया ही नहीं। सम्राट घोषित किया ब्रिटेन में, लेकिन वो भारत के लिए घोषित किया, लेकिन भारत वो पहली बार आया ही नहीं। देखिए, भेजा गया किसी और को। देखो, सर्वाधिक खर्च वाला दरबार था ये, क्योंकि बोला गया था कि वो आएगा, लेकिन आया नहीं था। राजा आने की बात था, बहुत ज्यादा खर्च किया था इसमें। तो हुआ क्या, कोई निर्णय नहीं हुआ, विरोध हो गया। फिर अब क्या हुआ, तीसरा बार दिल्ली दरबार लगा। तीसरा बार दिल्ली दरबार जो लगा, तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में। किसके काल में, लॉर्ड हार्डिंग। पहला याद रहेगा, लॉर्ड लिटन के काल में दिल्ली दरबार लगा था 1877, 1903 में कर्जन के समय में, और तीसरा जो लगा था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। तो हार्डिंग के समय में क्या हुआ कि सम्राट घोषित किया गया जॉर्ज पंचम को, और महारानी घोषित किया गया विलियम मेरी को। अब ये मेरी एकमात्र दिल्ली दरबार जिसमें सम्राट स्वयं उपस्थित हुए, क्योंकि ये दोनों आए थे। और दिल्ली, उसीलिए दिल्ली गेट का स्थापना भी किया गया था। जो इंडिया गेट है दिल्ली में, इंडिया गेट का स्थापना इसी के स्वागत के लिए किया गया था। तो अब ये दिल्ली दरबार को आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली दरबार का निर्णय क्या हुआ, दिल्ली दरबार में क्या किया गया, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे दिल्ली दरबार के समय में, और ये ओरिएंटल समिति के चुनाव पर 1911 में बंगाल का पुनर्गठन करवाए। पुनर्गठन में भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया, और एक क्या किया, बंगाल और बिहार उड़ीसा प्रांत का नाम दिया। असम को कमिश्नरी क्षेत्र बनाया गया। असम को ये चीज काम कौन करवाया, ये लॉर्ड हार्डिंग ने करवाया। कि कब, ये ओरिएंटेड दिया है आरेंडेल समिति के सुझाव पर 1911 में बंगाल का पुनर्गठन करके ये सब भाषा के आधार पर करवाया, दोनों को अलग अलग राज्य प्रांत में। अब हुआ क्या कि भारत की राजधानी दिल्ली घोषित किया गया। भारत की राजधानी दिल्ली घोषित किया गया। कब किया गया, 1911 में दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाया गया, घोषित किया गया। कब, 1911 में घोषित किया गया। अब 1 अप्रैल 1912, डेट याद रहे, 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कब बनी भारत की राजधानी दिल्ली, तो 1912 में। कब बनी, 1912 में। नई दिल्ली की रूपरेखा तैयार करने के लिए ब्रिटेन के वास्तुकार एडविन लुटियंस को बुलाया गया, क्योंकि पहले पुरानी दिल्ली थी ना, तो पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली बनाएगी। तो नई दिल्ली का रूपरेखा तैयार किसके द्वारा करवाया गया, एडविन लुटियंस को बुलाया गया था। और वो कहाँ के थे, ब्रिटेन के वास्तुकार थे, उसको बुलाया गया था। 1911 में जॉर्ज पंचम ने पुरानी दिल्ली को नई दिल्ली के रूप में बसाया। किसने बसाया, जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम जो दिल्ली आए थे, दिल्ली दरबार का स्थापना किया गया था, दिल्ली दरबार लगाया गया था जॉर्ज पंचम के कारण, और यही जॉर्ज पंचम दिल्ली को, पुरानी दिल्ली को नई दिल्ली में बदल दिया। तो 1927 में नई दिल्ली का नाम दिया गया। कब दिया गया, देखिए कब बनाया, कब किया गया बदला, लेकिन रखा कब, देखिए नाम कब दिया गया, 1927 में इसका नाम दिया गया। जॉर्ज पंचम ने इसको तभी पुरानी दिल्ली को नई दिल्ली में बसाया, लेकिन इसका नाम कब पड़ा, तो 1927 में नई दिल्ली का नाम पड़ा। और 1931 में नई दिल्ली का उद्घाटन वायसराय इरविन के समय में हुआ। देखिए 1931 में इरविन के समय में उसका उद्घाटन, यहाँ नाम दिया, यहाँ उद्घाटन हुआ। देखिए नाम कब बदला गया 1911 में। और
नाम दिया कब? 1927 में। उद्घाटन उसका किया गया 1931 में। अब देखिए कितना डिफरेंट है डेट। तो उसके बाद आ जाता है प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव। क्या क्या प्रभाव पड़ा? तो आप लोगों को ये जो अगला आएगा, अगला प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर, तो इस चीज के बारे में भी जानना है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। अगर आप लोगों को इसमें देखने में कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इसको फिर से दोबारा एक बार अगर समझ में ना आए तो दूसरा बार देखें, तीसरा बार देखें, आपको 100% याद हो जाएगा। और याद हो जाने पर आप समझ रहे हैं ना कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हैं। और ये आप लोगों के लिए स्पेशल रूप से बनाया गया था बीपीएससी सुपर टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, कि ताकि आप अच्छा से एक भी कोई कुछ भी ना छूटे, कोई क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन से सजाया गया है। आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू देखने के लिए।